जेके मीडिया की तरफ से गुड मॉर्निंग। और डोगरी क्या जाना मिठड़ी है, डोगरी दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। वही एक बड़ा का प्यारा डोगरा बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने एक नया इतिहास प्रजातंत्र के मंदिर में बनाया था जब वो पहली बार 2002 में उधमपुर से देवक नगरी से विधायक बने। ही वॉज द ओनली पर्सनालिटी जिन्होंने डुग्गर धरती के डुग्गर डोगरी में शपथ ली थी, और माँ भगवती के नाम पर, माता वैष्णो देवी के नाम पर शपथ ली थी, जो एक इतिहास बन चुका था। चूंकि कुछ बातें होती हैं वो इतिहास के पन्नों में चले जाती। वही बलवंत सिंह मनकोटिया आज हमारे पास हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, नेशनल पैंथर पार्टी के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और जो छाप उन्होंने संघर्ष की केड़ी, तो संघर्ष उनको काफी उनके आदरणीय पिता से मिला है। और जो कि उनके पिता जो इंडियन आर्मी में थे, ऑपरेशन पोलो 1948 में उन्होंने निजाम किंग को जो हैदराबाद में मुक्त करवाया था, ये उन्हीं की देन थी, इनके फादर की। और कहा जाता है जिस बाप तिस बेटे की कहावत भी बलवंत सिंह मनकोटिया ने आगे बढ़ाई है। और मुझे याद है करगिल युद्ध के समय जो हमारे पोर्टर थे उनके साथ को बेल साबित तो उसके लिए फॉट लाइक एनीथिंग। और विधानसभा में भी उन्होंने दो बार विधायकों के नया आयाम दिया। बलवंत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा संघर्ष किया है। अब बलवंत जी कुछ ऐसा लग रहा है राजनीति में कुछ बदलाव आ रहा है, और बलवंत मनकोटिया जी उसके काफी बड़े प्रमाण हमें कुछ नजर आ रहे हैं जम्मू में। उसके बारे में आपका अनुभव लेना चाहूंगा। आपसे पहले दर्शकों के लिए ये जानना चाहूंगा, कुल जो 2 बार विधायक रहे देवक नगरी से, और एक से एक शख्सियत का आपने सामना किया, और इसके बाद नेशनल पैंथर पार्टी के प्रधान भी रहे। इस सारा जो आपका एक राजनीतिक जीवन है, संघर्षमय जीवन है, दर्शक आपके द्वारा सुनना चाहेंगे। नगोगे जी, मेरी तरफ से आपको और सभी दर्शकों को और आपकी टीम को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ करूंगा ये आज का दिन हम सबके लिए मंगलमय हो। रहा सवाल जो आपने कहा कि ये सफ़र जो है, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारे साथी जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, जो हमें प्यार करते हैं और जिनको हम भी प्यार करते हैं, तो काफ़ी हद तक जानते भी हैं। लेकिन फिर से अगर आपने ये सवाल उठाया है तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक ये शुरुआत जब स्टूडेंट लाइफ से, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 11वीं क्लास में जब हमने इंटर किया, तो हमें स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बना। और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स के जो इश्यूज रहते थे उसको लेके हमारा लगभग चाहे वहाँ की स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनके साथ हमारा लगातार झगड़ा भी रहता था, डिमांड्स भी रहती थी। फिर कॉलेज में पहुँच के, कॉलेज में हमारा डिग्री कॉलेज उधमपुर था, तो वहाँ पे कॉलेज में प्रेसिडेंट का जो चुनाव भी लड़ा, और लोगों ने उसकी जिम्मेदारी भी हमारे स्टूडेंट साथियों ने हमें दी। और उसके बाद 1996 में, चूंकि कॉलेज के बाद मैं कर्नाटका चला गया वहाँ पे लॉ करने के लिए गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में। तो उन्हीं दिनों हमारा क्योंकि 10 साल तक यहाँ पॉलिटिकल जो सिस्टम था ये मिलिटेंसी की वजह से बिल्कुल हाश पाश था, और यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी। इलेक्शन असेंबली के पिछले 10 साल से हुए नहीं थे। 96 में अचानक जब चुनाव आते हैं तो मुझे भीम सिंह जी की तरफ से एक ऑफर आता है कि आपको चुनाव लड़ना है असेंबली का। लेकिन मैंने अपने साथियों के साथ बैठक करी और उनसे पूछा, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, लेकिन जैसे आज के ज़माने में लोग पहले प्लान करते हैं कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इसलिए आ रहे हैं कि कल मुझे एमएलए बनना है, पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ना है, उसमें जाना है। तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें इस एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है। कभी सोचा भी नहीं कि असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे या असेंबली में जाने में, कभी नहीं सोचा। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने अपने साथियों के साथ चर्चा करी कि ऐसे ऐसे ऑफर आ, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कंटेस्ट कर लो। तो 96 का चुनाव कंटेस्ट किया, तो उसमें लगभग 697 वोट 697 वोट्स जो है वो हमें उस इलेक्शन में असेंबली में मिले। लेकिन वो एक हमारा टर्निंग पॉइंट था जब इलेक्शन को लूज किया। तो उसके बाद माइंड में ये आया कि अब ये इलेक्शन हमने जीतनी है।
और उसके लिए फिर चूंकि पार्टी का जब हमारे उधमपुर में भी बड़ा पॉजिटिव लोगों का एक रिस्पांस नहीं रहता था, फिर हमने एक एनजीओ बनाई डोगरा क्रांति दल, और उसके नाम से हमने लोगों को, यानी कि मेरा बेसिकली अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र जो है मेरा होम टाउन वो रामनगर में आता है, विधानसभा क्षेत्र रामनगर आता है। उधमपुर में हम हमारे गांव का जो स्कूल था वो मिडिल तक था, और उधमपुर में पढ़ने के लिए आना पड़ा। तो फिर यहाँ आके 600-700 वोट मिलना, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ था नहीं। फिर लगभग हमने काफ़ी स्ट्रगल करी, हमारे साथियों ने काफ़ी स्ट्रगल करी हमने मिलके। तो पूरी पूरी रात हम चिट्ठियां बनाते रहते थे, किसी दूध वाले को पकड़ते थे कि किस गांव में आप रहते हो, फ्रेंड के घर में जो दूध देता है, रिश्तेदारों के घर दूध देता है, कोई दुकान में काम करता है, किस गांव में रहता है, फिर उसको चिट्ठियां देते थे कि अब फलाने आपके गांव में फलाना बंदा आ रहा है। फिर उन चिट्ठियों का कोई असर नहीं होता था, मीटिंग में जाते थे, कोई एक आध आदमी आता था, फिर दूसरी बार फिर भेजते थे, फिर 2-4 आदमी आते, फिर तीसरी बार फिर भेजते थे, फिर 5-10 आदमी आते थे। तो इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करके फिर हमने काफ़ी मतलब एक्टिविटीज जिसको कह सकते हैं कि हमने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे तैयार की, हमने प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन तैयार की, अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन तैयार की। तो 8-10 ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की लाइट हमने तैयार कर दी। तो यानी कि जब भी किसी को ब्लड चाहिए तो उसके माइंड में था कि बलवंत को अप्रोच करें तो ब्लड मिलेगा, स्कूल में किसी को प्रॉब्लम है तो अप्रोच करेंगे उसको, एडमिशन नहीं हो रही है तो उसको अप्रोच करेंगे, पानी नहीं आ रहा है, तो उस तरीके से एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ट लोगों के अंदर किया। और 2002 का जब चुनाव आया तो उस चुनाव में लगभग 10,000 की लीड से लोगों ने हमें कामयाब किया, और 25,000 वोट लगभग हमें दिए और फिर 2002 में। कितना और दिया फिर था कामयाब? 2008 में भी उस बांबा मोले की लहर में भी लोगों ने हमें कामयाब किया, और 2014 में हम दोबारा अपना वोट बैंक तो हमारा बरकरार रहा, लेकिन असेंबली में ना जा पाए। तो ये लगभग यही कहेंगे। और रही बात पार्टी की जो जिम्मेदारी दी थी, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर जम्मू खित्ते के अंदर, चाहे वो किश्तवाड़ का हो, चाहे वो डोडा का हो, चाहे वो रामबन का हो, चाहे वो रियासी का हो, वो चाहे एरिया पुंछ रजौरी का हो, सांबा का हो, कठुआ का हो, बनी बसोली का एरिया हो, या जम्मू का एरिया हो, तो लगभग मैं 100% नहीं कहूंगा लेकिन 70-80% पंचायत लेवल पे हम गए हैं, पंचायत लेवल पे गए हैं। और वहां जाके हमने लोगों को कोशिश की है कि मोटिवेट करें, उनको पार्टी की पॉलिसीज के बारे में बताएं और उनको अपने साथ जुड़े हुए, लेकिन शायद उसमें हम बड़ा ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। तो मतलब ग्राउंड पे हमने मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरे पूरे दिल से और वही तो जबरदस्त कह रहे तरीके हैं से बलवंत पूरी जी, मेहनत आपके से लिए कोशिश की है। कोई छोटी बात नहीं जी है। जी 10 बार जो आपके उधमपुर में चुनाव हुए, आप रामनगर से, मगर उधमपुर विधानसभा जो 10 बार चुनाव हो चुके हैं, 2 बार लाला शिवचरण गुप्ता जी जीते, हर 2 बार आप जीते हैं, और 2 बार वहां पर बालाग्राम जी जीते हैं। बाकी जी सब जी एक एक बार जीते हैं। ये बताता है कि आपने जो एक निष्ठा की। और अब ये जानना चाहूंगा, आप नेशनल पैंथर पार्टी के प्रधान भी रहे हैं। अब आप अपना एक सामाजिक कार्य और जनता से आज भी जुड़े हैं। इस वक्त की जो राजनीति बलवंत मनकोटिया जी जम्मू कश्मीर में चल रही है, आपका असीम अनुभव है। मैं जानना चाहता हूं, चूंकि लगातार एज ए मीडिया वॉचडॉग मैंने आपको एक जुझारू, एक तूफान लीडर, एक कहते हैं ना पैंथर देखा है विधानसभा में। जिस तरह मुबारक गुल को आपने घेरा और अपनी बातों को मनाने के लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने प्रस्ताव लाया था, नहीं माना, स्टे आप माइक भी गुस्से में आगे पीछे कर दिया और वहां खड़े हो गए टेबल पर, और आपने जाबाजी की, और मार्शलों ने किस तरह आपको पकड़कर आप बाहर निकाला। यानी कि प्रजातंत्र को वास्तव में मजबूत करने के लिए आपने अपनी बुलंद आवाज रखी। मैंने सब पस मंजर आपका देखा। अब जानना चाहूंगा बलवंत मनकोटिया जी, अब आपका राजनीतिक जीवन कैसा चल रहा है, और कुल मिला के इस समय जो जम्मू कश्मीर की राजनीति का परिप्रेक्ष्य है, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? नकोके साहब, आपने ठीक कहा कि असेंबली की जो भी 12 साल का हमारा टेन्योर रहा है, तो आप लगभग असेंबली का कोई, मुझे नहीं लगता है, सेशन की बात नहीं कहूंगा, कोई दिन ऐसा नहीं था जिसमें आपकी उस असेंबली में नजर नहीं रहती थी, आप प्रेजेंट नहीं होते थे, आपने सारा देखा है। और बड़े अच्छे तरीके से, और मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि आपका जो जर्नलिज्म में जो आपका एक्सपीरियंस तजर्बा है, और जिस बेहतर तरीके से आपने जम्मू के अंदर, और आज मैं ये भी कहूंगा कि एक समय था कि हमारा जम्मू का कोई भी नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जर्नलिज्म की तरफ नहीं आता था, वो सोचते थे इसको, मतलब इस प्रोफेशन को बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन आप का मैं कहूंगा कि डेफिनेटली जब आपने शुरुआत की, तो आज हमारे सैकड़ों नौजवान हैं जम्मू के पढ़े लिखे,
इंटेलिजेंट और जर्नलिज्म का तजुर्बा रखने वाले, जो आज जम्मू की मतलब जर्नलिज्म है और जम्मू का भी बात आज नेशनल लेवल पे होती है, और इसमें मैं आप कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा मैं आपको आपने ये कहा कि हमारा क्या है, तो पिछले लगभग एक 15 महीनों से हम एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से एक्टिविटी कर रहे हैं। उसमें चाहे कोविड की 2 वेव्स आई हों, उसमें चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को लंगर की व्यवस्था करने की बात हो, खासकर जब कोविड में जब जितनी भी एम्बुलेंसेस थी हमारे एरियाज़ में, वो कोविड पेशेंट्स के लिए लगी थी, तो वुमेन्स के लिए, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए हमने फ्री एम्बुलेंस सर्विस की, जिसमें उनको तेल भी पेट्रोल भी डालना नहीं पड़ता था, तो टोटल फ्री। इसी तरह से डोर टू डोर हमने जाके लोगों को जो मेडिकल किट्स थी वो प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वो जितने लोग हमारे बाहर फंसे थे जम्मू कश्मीर के और खासकर उधमपुर के, उनके लिए ऑनलाइन नंबर जारी करके उनको उनका डिटेल लेके गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज थी। फिर आप देख रहे हैं कि ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा एक बहुत बड़े पैमाने पे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि यूथ को किस तरीके से, आज तक हमने लगभग 7,000 से ज़्यादा नौजवानों को हमने ओथ दिलाई है कि नशा ना करेंगे, ना करने देंगे। इसी तरीके से जो और भी एक्टिविटीज़ जो है हमारी सोशल, वो कंटिन्यू हैं। रहा पॉलिटिकल, जो आपने बात करी कि अब जम्मू कश्मीर में राजनीति को आप किस लेवल पे क्या, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है अभी हमारा जम्मू कश्मीर में, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो हर स्टेट के अंदर, हर देश के अंदर होना चाहिए, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर काफ़ी पिछड़ चुका है। और एक जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इतना स्ट्रांग हो गया है कि मैं आपको मतलब ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में अगर हमें किसी जब सचिवालय में जाना होता है, तो जो ड्रेस कोड हमारा अक्सर रहता था पजामा कुर्ता, तो कई बार ये सोचना पड़ता है कि क्या पजामा कुर्ता लगा के सचिवालय में जाएं या पैंट कमीज लगा के जाएं, क्योंकि पजामे कुर्ते को बड़ी अच्छी नज़र से वहाँ देखा नहीं जाता है। यानी कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि लीडरशिप जो है, एस्टेब्लिश लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक तरह से क्रश करने की जो कोशिश भी है, और वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं, मैं नहीं कहता कि अगर कोई पॉलिटिकल आदमी जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं है, जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं, तो उसको आप दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सारे ही लोगों को एक नज़र से देखेंगे और सभी को आप दबाने की कोशिश करेंगे, तो आप हम आम आदमी ब्यूरोक्रेट जो है उनके ऑफिस में उनके साथ खुल के बात, उनके साथ अपने दिल की बात, उसके साथ अपना दुख दर्द बयान नहीं कर सकता, उसके साथ बात नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तो यहाँ असेंबली का चुनाव हो। हालांकि यहाँ पे बीडीसी का, डीडीसी के चुनाव हुए, सरपंचिस के चुनाव हुए, काउंसलर्स के, जो कॉरपोरेटर्स के चुनाव हुए, और उसके बाद असेंबली का जो अपना एक रोल रहता है, उसको पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, और सारे गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि पुरअमन हुए हैं और पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़िया हुई है। लेकिन असेंबली का फिर पेंडिंग रखना कोई बात समझ से परे है कि असेंबली का चुनाव नहीं होना, ये बात समझ से परे है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक आपका असेंबली का चुनाव नहीं होता, तब तक आप पूरे तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है और लोकतंत्र यहाँ पे ठीक तरीके से चल रहा है। बलवंत मनकोटिया जी, आपने देखा कि आप राजनीति से दूर नहीं हैं, मगर आपने राजनीति का चोला एक अलग सा बदला, और यू आर सच यंग लीडर, मैं तो यंग ही कहूंगा अभी क्योंकि आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, कि आपने एक वो पार्टी जिसमें आपके परिवार के ही आदरणीय प्रोफेसर भीम सिंह जी, आदरणीय हर्षदेव सिंह जी, आप एक ही परिवार के, मगर आपने एक अपनी सोच को सकारात्मक लाते हुए आप इस पार्टी के प्रधान भी रहे हैं। आप चाहते तो लगातार रह सकते थे, क्योंकि अब आप देखिए कांग्रेस में क्या हाल हो रहा कि पार्टी वो गांधी परिवार छोड़ नहीं रहा है, और लोगों की उन्होंने कितनी भर्त्सना लोगों की सह रही है। मगर आपने एक दरियादली की, जो भी कारण हो, बाहर आके आपने राजनीति नहीं छोड़ी, उसका रूप बदल लिया बलवंत मनकोटिया जी, और लगातार सक्रिय रहते। कई बार जब मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ, नेटवर्क नहीं मिलता। कई बार आपको पहले भी मैं सोचता आपसे बात करूं, क्योंकि आप पहाड़ों में भी जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। अब जानना चाहूंगा कि बलवंत मनकोटिया जी, कुछ नया आयाम, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। एक डिलिमिटेशन कमेटी के ऑलमोस्ट अब रिपोर्ट समझिए सामने आने वाली है, लगातार
केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा, फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इलेक्शन कमिश्नर आने वाले हैं। इसके साथ साथ एक जो बलवंत जी पिछले रविवार को जम्मू में आप शायद पहाड़ों में या जहाँ अपना सामाजिक कार्य कर रहे हैं, एक नया आयाम बना। गुलाम नबी आजाद ने को जो बहुत बड़ा सम्मान पद्मश्री मिला, राष्ट्रपति भवन से पहले उन्होंने जम्मू की एक सिविल सोसाइटी ने मनकोटिया जी उनको सम्मान किया। और बलवंत मनकोटिया जी आपने देखा होगा कि स्टेज पर एक भी राजनेता नहीं था, इंक्लूडिंग कांग्रेस के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर, वहां बुद्धिजीवी बैठे थे, सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें वाइस चांसलर, डीजीपी, कानून के विशेषज्ञ, ये सारे बैठे थे। और सर्वधर्म सभा की गई, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धार्मिक गुरुओं ने वहां पर पढ़ा। और गुलाम नबी आजाद ने खुद कहा, ये राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आज मैं सिविल सोसाइटी की बात करूंगा। बड़े बलवंत मनकोटिया जी नए नए अब जो एक कयास, एक बीडी, आपको पता कयास बड़ी जल्दी लगा लेता है। अगर आप भी स्टेज पे होते तो कह सकता था कोई बात बलवंत मनकोटिया भी इसको ज्वाइन करने वाले। वीसी आर.डी. शर्मा साहब को यहाँ लाया, उन्होंने भी कहा, डीजी वैद साहब ने कहा। मगर एक नया ट्रेंड आया है और जरूर ये बात निकल के आ रही है बलवंत मनकोटिया जी, उसमें एक नया आयाम आया है कि पहले जो, जैसे आप नेशनल पैंथर पार्टी में नहीं है, प्रधान का पद भी आपने छोड़ा है, मगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जुड़े हैं लोगों से, तो क्या ये जो नया आयाम आ रहा है आप अपनी जगह कर रहे हैं, ये क्या रंग लाएगा जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं? आपका अनुभव दर्शकों के लिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब आप सफेद कुर्ता पजामा लगाते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या लगा के जाएं कि नहीं जाएं। तो उसको उसी नजर से हम आजाद साहब का जो ये प्रोग्राम है उस नजर से देख सकते हैं कि आज इतने बड़े कदावर नेता को भी नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे, आप बलवंत मनकोटिया पहले ही कर चुके हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली थानेदार को आप जितनी मर्जी बड़ा बुला कहें, लेकिन थानेदारी तो उसी ने चलानी है, वो दूसरा मैं और आप नहीं चला सकते। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो लीडर्स को आप अच्छा कहें या बुरा कहें, आप उनके खिलाफ कहें या उनके फेवर में बोलें, लेकिन अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल सेटअप है वो लीडर्स ही चलाएंगे, दूसरा बंदा नहीं चला सकता है। तो जब लीडर्स के अंदर आप ये भावना पैदा होने की लगेगी कि वो अपना ड्रेस कोड पहनने में भी संकोच करेंगे और अपना पॉलिटिकल अपना आइडेंटिटी देने में भी संकोच करेंगे, तो आम पब्लिक, आम जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए चैलेंज है। तो इसको जल्दी से जल्दी बहाल करने की हमारी गवर्नमेंट को हम यही कहना चाहेंगे, इस लोकतांत्रिक सिस्टम को, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कंपेयर करेंगे हम देश के बाकी स्टेट्स के साथ, तो वहाँ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की सिचुएशन देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, चाहे वो कस्टम के आधार पे हो, तो आप ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप वेस्ट बंगाल डोडा में जाएंगे तो आपको 4-5 किस्म की लैंग्वेजेस वहाँ पे बोलने को मिलेंगी। वहाँ पे ट्रेडिशन जो है हर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे तो अलग मिलेगा। तो इसी तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ इस जम्मू कश्मीर को चलाना इतना आसान नहीं है और ये पॉलिटिकल सेटअप के बगैर नहीं चल सकता। तो मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द पॉलिटिकल जो है सेटअप होना चाहिए और चुनाव के लिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जिस तरीके की डीलिमिटेशन कमीशन की अभी तक मसौदा सामने आया है, हर वर्ग ने उसका विरोध किया है। जो नई कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, किसी को छोड़ दिया गया, भाजपा के अंदर ही अंदर काफी विद्रोह है, खुल के सामने नहीं आना चाहते। मगर मनकोटिया साहब, संभवतः आपको देखा होगा बलवंत सिंह, पहली बार हुआ है कश्मीर में भी विरोध, यहाँ भी विरोध, अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा आपने खुद देखा है। ऐसे में पहली बार जब जम्मू कश्मीर जो यूटी में है, सभी भी जिलों में विरोध हो रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है कि अब सारे विरोध को लगातार देखते हो अभी भी जारी है? क्या जो रिपोर्ट डिलिमिटेशन के भी फ्रेम बनाया गया, क्या सर इसमें कुछ बदलाव होगा या ये ऐसे ही रहेगी? और इसके बारे में, इस डिलिमिटेशन को खाका सामने आया, इस पर आपका अनुभव क्या कहता है? नकोगे साहब, जब जम्मू में ये इनकी पूरी कमेटी जो है डिलिमिटेशन कमीशन की पूरी टीम जब जम्मू में
होटल में आई, 5 स्टार होटल में आई, और उस दिन का भी वीडियो आपने शायद मेरा आप तक पहुंचा हो, तो उस दिन भी हमने उनसे ये आग्रह किया था कि 5 सितारा होटल में एक फटी कमीज वाला या मैली कमीज वाला यस, बिल्कुल जी। कमीज वाला एक इंसान अंदर नहीं घुस सकता और अपनी बात नहीं कर सकता है। और उस दिन भी हमारा ये था कि जब तक ये कमीशन की रिपोर्ट जो है, मैं तो नहीं कहूँगा कि हर गाँव में जाए, लेकिन एटलीस्ट ब्लॉक या तहसील लेवल पे आपकी सब कमेटी विजिट करे और वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस दे कि लोग क्या चाहते हैं। यहाँ तो हुआ कि बलवंत को बुलाया गया, दूसरे नेताओं को, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके नेताओं को बुलाया गया कि आप अपने सजेशंस दीजिए। तो नेता तो वही सजेशन देगा कि इस पंचायत से मुझे अच्छा वोट मिला है तो ये मेरे साथ रख लीजिए, और दूसरी पंचायत से मुझे कम वोट मिला है तो वो उसको काट लीजिए। तो नेताओं के लिए तो ये विधानसभा क्षेत्र तो बने नहीं है और बनने भी नहीं चाहिए। ये पब्लिक को कहाँ सूट करता है, कौन से एरिए को, कौन से गांव को, कौन से पंचायत को, शहर के कौन से वार्ड को, कौन सा विधानसभा क्षेत्र उनको सूट करता है, किस एरिया में वो जाना चाहते हैं, उनको तो पूछा ही नहीं गया। और जब उनको नहीं पूछा हुआ तो जब ये जो पब्लिश हुआ, पब्लिक डोमेन में आया, तो डेफिनेटली लोगों ने इसका एतराज जताया। तो उसके बाद फिर से उन्होंने कहा जी अब पब्लिक डोमेन में आने के बाद हमारी टीम विजिट करेगी। तो ये टीम, इतना टाइम था हमारे पास, 1.5 साल का टाइम है, आपने एक्सटेंशन लिया, आप और 2 महीने की एक्सटेंशन और बढ़ा लो, लेकिन कम से कम आप लोगों के बीच में तो जाओ, लोग क्या चाहते हैं, कौन सा एरिया उधमपुर के जो वेस्ट के साथ आना चाहता है, कौन सा ईस्ट के साथ जाना चाहता है, कौन सा चिननी के साथ रहना चाहता है, कौन सा रामनगर के साथ रहना चाहता है, कौन सा सुंदरबनी के साथ रहना चाहता है, कौन सा पाडर के साथ रहना चाहता है, कौन सा बनी के साथ रहना चाहता है, कौन सा बिलावर के साथ। तो आप घर में बैठ के अगर आप बनाएंगे मैप, तो फिर कमीशन, ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की जरूरत क्या है। तो ये कोई भी अधिकारी हमारा है, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे सक्षम अधिकारी हैं कि आप इंडिविजुअल किसी को दे दो, वो गूगल में सर्च करेगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, सारे ब्लॉक्स की, पंचायतों की, गांव की डिटेल और उसकी पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी, उसका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो घर में बैठे वो खाका तैयार कर सकता है। आप किसी प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको दे देगा। फिर आपको कमीशन बनाने की जरूरत क्या है। जब कमीशन बनाया तो उसका मकसद है कि लोगों के बीच में जाए और लोगों से चर्चा करे कि आप क्या चाहते हो। तो जब वो किया ही नहीं तो लोगों में एतराज तो होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि 100% गलत हुआ है, लेकिन बहुत से एरिया के साथ जो है जो नहीं ठीक हुआ है, और अब लगभग लोगों ने मन में मान लिया है कि अब इसमें कोई तब्दीली होगी नहीं, तो इसलिए लोगों ने, मुझे लगता है, ज्यादा ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं किए। बलबन मनकोटिया जी, आप देवक नगरी उधमपुर, एक तरफ नार्दर्न कमांड का, विश्व का सबसे जो ऊंचा हमारा युद्ध स्थल हेमनंद सियाचिन ग्लेशियर, उसकी कमांड कर रहा है, गुलाम कश्मीर पीओके के साथ बॉर्डर की कर रहा है, और ग्रिफ का भी वहीं पर है, और देवक नगरी है। आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन जानना चाहूंगा। क्या सचमुच जो बताया जा रहा, कई हमारे सांसद महोदय ने कुछ गांव भी गोद में लिए हैं, कुल मिला के आपके डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की कुल मिला के हालात, डेवलपमेंट के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? हाँ, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं हुआ है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया हुआ है। आपने देखा कि एक हमारा प्रोजेक्ट जो है जिसको देवक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जी बड़ा बिल्कुल। मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ कि वहाँ लगभग 225 करोड़ का प्रोजेक्ट उधमपुर के लिए आया है। और मैं नगोगी जी आपको आमंत्रण देता हूं कि आप जरूर किसी दिन 2 घंटे के लिए, क्योंकि लगभग घंटे में आप उधमपुर, पौने घंटे में पहुंच जाएंगे, और 15 मिनट अगर उधमपुर टाउन में अगर बिताएंगे और उसके बाद वापस जाएंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि आज की डेट में उधमपुर टाउन की जो सड़कें हैं, तो आप मतलब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इतनी बुरी हालत है। और इतनी, ओह, किसी कौन सी कंपनी को ये टेंडर मैं मिला, जरूर आऊंगा क्या, मनकोटिया साहब, मैं जरूर जरूर एक आऊंगा दिन आप देखिए, उधमपुर। सब गांव में नहीं भी पहुंचेंगे, टाउन में आप आके देखिए। और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हमने इनको कहा कि भाई ये इतना बड़ा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आप इसको लोगों के साथ साझा कीजिए कि आप करने वाले क्या हैं। कहते जी हमने रुड़की से प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप उधमपुर में की जनता को पूछिए कि भाई आप 2 फुट डाया की पाइप पूरे शहर में डाल रहे हो, और किसी एरिया में आपका पानी का फ्लो कितना है, किसी में कितना है, लेकिन आपने एक ही फिक्स कर दिया कि इतने डाये से ज्यादा आपकी पाइप नहीं डलेगी, और किसी में हो सकता है 4 फुट डाया का फ्लो चाहिए हो, लेकिन उन्होंने 2 फुट किया है। तो आ जाके जब लोगों में ये जो एक दिमाग में बात है कि ये प्रोजेक्ट हम तो दुआ करेंगे, इतना बड़ा पैसा है और हमारा कामयाब होना चाहिए, हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन जनरल पब्लिक में है कि ये प्रोजेक्ट कहीं
फेल ना हो जाए और हमारा पब्लिक जो टैक्स पेयर मनी है वो बर्बाद ना हो जाए। और जिस तरीके से वो कंपनी एक तो भाग गई जिसको पहले काम मिला, दूसरी कंपनीज लाई हैं, लेकिन आज मतलब लगभग 3 साल होने के बावजूद भी आउटपुट कोई ज्यादा है नहीं उसकी। सिर्फ देविक जो प्रॉपर है, तो वहां पे जिस कंपनी ने 2 कंपनीज आई थी, तो वहां 10-12 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट किया है और उसको हम कहेंगे कि उसने ठीक किया है। लेकिन बाकी वाला जो सीवर का है उसमें तो मतलब बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और इसी तरीके से हम पानी की बात करें, विधायक रहते जब हम थे तो लोगों को पानी मतलब सफिशिएंट, मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा था, लेकिन सफिशिएंट पीने का पानी टाउन के अंदर मिलता था। आज आप बात करें पिछले 8 वर्षों से, आप टाउन के किसी भी पार्ट में जाएंगे, एक भी आदमी आपको सेटिस्फाई नहीं मिलेगा कि मुझे प्रॉपर पानी आता है। तो ये आज के 8 सालों के बाद की बात नहीं है। जैसे विधायक से हम जब हम नहीं बन पाए, तो उसके अगले साल ही नेक्स्ट मंथ ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और प्रॉब्लम लगातार जारी है। तो गांव की बात करें तो पानी की, उसी तरीके से बिजली की बात करें तो बिजली के लोगों के इतने इतने बिल्स लोगों के आए हैं कि एक गरीब आदमी, एक छोटा दुकानदार, एक रेडी वाला, एक फड़ी वाला कहीं किराए पे मकान पे रहता है, और ये कोरोना में उनका 1.5 साल उनका कोई काम नहीं हुआ, बिल्स इतने ज्यादा आए हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पैसा दें तो दे कहें। बिजली वाले अपनी जगह परेशान है, उनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतना कलेक्शन महीने के अंत तक दीजिए, नहीं देंगे तो आपकी नौकरी खतरे में है। वो बेचारे जाते कनेक्शन काट देते हैं, लोग बेचारे उनके पास पैसे हैं नहीं। तो इतनी प्रॉब्लम्स ये टाउन के अंदर भी है और ये गांव के अंदर भी है। इसी तरीके से बात करें, आपकी सड़कों की बात करें, डेफिनेटली मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर जो है पीएमजीएसवाई की सड़कों का जो जाल बिछाने में नंबर 1 उसको अवार्ड मिला है और नंबर 1 उसको घोषित किया है। लेकिन बावजूद अगर आप बात करें, हमारा पंचारी का एरिया में चले जाएं, मोंगरी के एरिया में चले जाएं, पिछले 5-5 वर्षों से उन सड़कों का काम चल रहा है जो आपके टेंडर में 8 महीने में या 10 महीने में कंप्लीट होनी है। 4-4, 5-5 वर्षों से उन सड़कों का काम चल रहा है। आप डुडू बसंतगढ़ की साइड चले जाएं, पंचारी लाठी की साइड चले जाएं, मतलब किसी भी मतलब पहाड़ी एरिया में, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी हो, तो उसमें लगभग मैं अगर उधमपुर की बात करूं तो यहाँ इतना मतलब सड़कों की मतलब एक तो प्रोग्रेस बड़ी स्लो है और कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज होता है। इसको भी चेक करने की जरूरत है। आपने ये कहा कि अभी पंचायत के अंदर सारे काम जो है, चाहे वो लाख का काम है, 1.5 लाख का, सारे टेंडर में होंगे। अगर आप चेक करेंगे तो आपका पैसा अभी तक आपका, मुझे नहीं लगता है कि आपका 70% जो 30% से पैसा आपका यूटिलाइज हुआ है, और मार्च महीना आपका लगभग 8-10 दिन रह गए हैं, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाई है। वो फंड्स मतलब लोगों का पैसा है वो आज तक 1 साल हो गया और लगातार आप नए नए जो प्रयोग करते रहते हैं हम, और उसका नुकसान लोगों को होता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट में जिस लेवल पे लोगों को सरकारी जो फंड्स आता है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अभाव है और कहीं ना कहीं कमी है उसकी। बलवंत जी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जिला उधमपुर के साथ आगे पहाड़ी क्षेत्र रामबन की तरफ से जाता है, और आप तो चूंकि उस इलाके से हैं, जो बहुत सरकार कोशिश कर रही कि रामबन पे जो पस्सियां गिरती उसको ठीक किया जाए, बहुत कुछ किया जा रहा है, मगर सरकार के प्रयास बहुत अच्छे होने के बाद भी विफल हो जाते हैं। जरा सी बारिश हुई, सड़क बंद हो जाती है। और कई बार मैंने भी देखा है, आपके वीडियो आते हैं, अगर नेशनल हाईवे की ब्लॉक हो गया, आपका संगठन वहां जाके लोगों की सहायता करता है। आपका अनुभव क्या कहता है बलवंत मनकोटिया जी, कब तक जम्मू, खास करके आपके उधमपुर से आगे डिस्ट्रिक्ट रामबन का जितना हिस्सा है, जो बहुत ज्यादा कुछ पैचेस हैं जो पूरी तरीके से घिर जाते हैं, नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, सरकार कोशिश कर रही है, कब तक आप इसमें समस्या नगोगे सुलझेगी? साहब, जो इसमें उधमपुर के लोग बहुत बहुत ज्यादा जिसको कहेंगे कि मेंटली टॉर्चर रहते हैं, अक्सर हफ्ते के 3 या 4 दिन, क्योंकि जब भी थोड़ी सी पस्सी गिरती है, थोड़ा सा कोई हालात अगर कश्मीर में ऐसे होते हैं, तो उधमपुर में जिखैनी हमारा एरिया है, वहां पे नाका लगा के ट्रक्स जो हैं वो लोड कैरियर हैं और जितनी भी ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाता है, और फिर कई बार 2-2, 3-3 दिन तक ट्रैफिक बंद रहती है। तो हमने कितनी बार प्रशासन से, स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम लगा के उनको कितनी बार रिप्रेजेंटेशन दी है कि एक तरफ तो हम स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अगर जखैनी से जब कई बार हम टिकरी तक आ जाएं, घरनई तक आ जाएं, बट्टर वालियां तक आ जाएं, तो हमारे मतलब हजार हजार 2-2 हजार ट्रक्स जो हैं वो खड़े रहते हैं। अगर आप 2 दिन के लिए वो ट्रक खड़ा रहेगा, आपके पास वहाँ कितने यूरिनल ब्लॉक हैं, कितने आपके पास टॉयलेट हैं कि वो आदमी, वो ट्रक वाला क्लीनर है, वो ड्राइवर है, वो
शौच के लिए जाएगा तो जाएगा कहाँ? ओपन में अब आप देख सकते हैं कि हमारे सड़क के किनारे सारे मकान बने हैं, फिर वो ओपन में शौच जाते हैं, तो हमारा इतनी बुरी हालत है कि हमारी बहू बेटियाँ छत पे नहीं आ सकती हैं। वो मतलब बाहर जाएँगे तो ओपन में शौच हो रहा है, और दूसरी तरफ हम बड़े-बड़े स्लोगन करते हैं कि स्वच्छता की बात करते हैं। तो और ये एक दिन आप अगर आपके ट्रक खड़े होने ही हैं, तो कम से कम आप 8, 10, 20 शौचालय बना लीजिए। तो ये एक इतना गंदगी का ढेर हमारे इधर है, फिर इतना वो जाम रहता है कि हमारे बच्चे स्कूल से, इन गाँव के बच्चे या टाउन में मतलब स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। पेशेंट हॉस्पिटल नहीं, मतलब ट्रक ऐसे मिल के लगे होते हैं, आप बीच में से मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते। और कई बार मतलब महीने में 2-3 बार ऐसा होता है, किसी न किसी गाँव में लोगों का ट्रक ड्राइवर्स के साथ, उनके साथ झगड़ा हो जाता है, झगड़ा तो हुआ। उनको गाड़ी निकालनी है, वो कहता है जी मैं ट्रक। तो इतनी परेशानी इसकी है, मतलब स्वच्छता की है, लोगों को स्कूल जाने की है, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचने की है, लेकिन आज तक उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। इतना हाई-टेक ज़माना है, भई अगर आपका रोड ब्लॉक है, तो आप कोई एक ऐसा ऐप बिल्कुल, बिल्कुल। बना लीजिए कि जिसमें आपका पंजाब से जो चलता है, पठानकोट से जो चलता है, तो उसको पता चल जाए कि रोड ब्लॉक है, तो आप अपने स्टेशन पे ही रहिए, या ऐसे स्टेशन पे रुकिए जहाँ पे आपको जाम में ना फँसना पड़े। तो आप मतलब इतनी बुरी हालत है। फिर दूसरा, मुझे याद है कि जब ये जो प्रोजेक्ट जब बना, और हम भी एमएलएज़ थे, और सारे एमएलएज़ को उस समय के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बुलाया कि हम एक मीटिंग नेशनल हाईवे के साथ करने वाले हैं, और आपको इसका खाका हम देंगे कि ये जो जम्मू से श्रीनगर तक रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है। तो हमने उस टाइम पे प्रपोजल दिया था कि जब आप ये नाशरी टनल क्रॉस करते हो, उसके बाद अगर किसी भी पहाड़ को अगर आप आज की डेट में टच करेंगे, तो वो स्लाइडिंग बंद नहीं होगी। आपको या तो ब्रिजेस बनाने होंगे, या आपको फ्लाईओवर बनाने होंगे, या टनल बनाने होंगे, क्योंकि हमारे सामने है कि जो खूनी नाला है जिसको हम कहते हैं, अब 70 वर्षों में उसका आज तक उसके पत्थर बंद नहीं कर सके, उसकी स्लाइडिंग बंद नहीं कर सके, उसमें जो लगातार पस्सियाँ आती हैं उसको बंद नहीं कर सके। तो ये पहाड़ ऐसे हैं कि इसको टच करेंगे तो वो स्लाइडिंग आपकी 12 महीने रहेगी। तो हमने उस टाइम भी प्रपोज़ल दिया था, और उस टाइम पे तो माना नहीं, लेकिन आज जब जिन्होंने टेंडर भी के लिए काम स्टार्ट भी किया, और जब जो नहीं कर पाया, तो आज उसी पैटर्न पे ये काम करने का प्लान कर रहे हैं कि आप किसी जगह ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, और किसी जगह टनल बना रहे हैं, और इतना टाइम भी वेस्ट किया, इतना पैसा बर्बाद किया, और उसी टाइम अगर ये सजेशन माना होता तो आज तक रोड भी कंप्लीट हुआ होता, और ये जो है लोगों को बेनिफिट भी मिलता, और पैसे का दुरुपयोग भी नहीं होता। लेकिन अब यही बलवंत मनकोटिया जी जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो ग्राउंड के जो शख्सियत है आप जैसे, उस वक्त बात सचमुच मान ली होती है, हालत ना होती। बलवंत जी, समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं पहले तेजी से आगे भाग रहा हूँ, मगर मेरी एक ड्यूटी बनती है इस कार्यक्रम को जो देखने वालों में। श्री तरुण चौहान जी हैं, उन्होंने कहा बलवंत सिंह मनकोटिया ग्रेट लीडर। गणेश दत्त जी ने भी यही कहा है, आपको शुभकामनाएं दी है। अनिल सिंह रखवाल जी हैं, साथ में शालिनी देवी जी हैं, आपको कहा यू आर ए ग्रेट लीडर। शेख फयाज हैं, वो भी कहते हैं ग्रेट लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया। और शेख फयाज ने आगे लिखा, जस्टिस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट फिजिकल एजुकेशन यूथ, यूथ J&K यूटी में लिखा है। अवतार सिंह कटोच जी हैं, उन्होंने लिखा कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी जिंदाबाद। संजय शर्मा ने आपको जय माता दी भाई जी कहा है। इनको याद होगा कि जो शपथ आपने ली थी डोगरी में ली थी। जय देव सरोज हैं, ये हमारे नियमित देखने वाले दर्शक हैं, उन्होंने भी कहा कि आपको गुड मॉर्निंग भेजी है। जीत पाधा जी ने भी, पवन देव सिंह ने आपको ग्रेट लीडर कहा। जयदेव सिंह जी ने कहा, बलवंत जी क्या आप ने कश्मीर फाइल डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो उस बारे में अपना विचार दीजिए। जरूर इस पर भी बात करेंगे। उत्सुकता आपसे जानना चाहते थे। सरपंच सुजीत सिंह गलोटी हैं, उन्होंने कहा मनकोटिया ग्रेट पर्सनालिटी। कुलदीप सिंह जी हैं, उन्होंने आपको बड़ी शुभकामनाएं दी हैं। इसी तरीके से ठाकुर हरजीत सिंह जी हैं। जहांगीर खान साहब हैं, उन्होंने बड़े प्रशंसनीय शब्द कहे हैं। पवनवीर सिंह हैं, आपके लिए लिखा है, ग्रेट डायनामिक J&K लीडर, लव यू। जगजीत चंद ने कहा, वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या हुआ। और RS राजपूत ने कहा है, ग्रेट लीडर मनकोटिया जी। सोहनलाल पंडित जी, अवतार सिंह कटोच जी हैं, दीपक केरनी है, अश्विनी कौल है, पुष्पिंदर सिंह है, अंकुश, बहुत से साथी ऐसे लगातार, मैं सबके नाम जरूर ले लूंगा जल्दी जल्दी। उमर ओंकार सिंह है मनकोटिया साहब, फिर विकास जी हैं, अजय दुबे हैं, संजय गोस्वामी हैं, ठाकुर बरनाल सिंह है, सामनिक भसीन हैं, तरुण चौहान हैं, ठाकुर बरवाल हैं, राजपूत, विकास शर्मा, विशाल सिंह ठाकुर, जीवन सिंह, गणेश, ये सारे वो हैं जो लगातार आपको सीधे प्रसारण में देखते। मैं इनका भी आभारी हूँ, और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा। ज्ञानवर्धक बातें आपने गांव से लेकर शहर तक, देश तक दी।
फिर आपसे और भी ज्ञानवर्धक बातें दर्शकों के लिए। आपका बलवंत मनकोटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जेएल के गुड मॉर्निंग इस कार्यक्रम में आने का बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपसे भी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर।